नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारा प्रदेश का किसान बागवान, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, बहुत ही अग्रणीय एवं सराहनीय कार्य कर रहा है। आज हमारे प्रदेश के किसान बागवान, चाहे वो मौसमी फसल हो चाहे बेमौसमी फसल हो, दोनों में ही पैदावार कर रहा है। प्रदेश में शीतोष्ण फलों की क्या स्थिति है, कहाँ पर इसकी पैदावार संभव है, किस प्रकार पैदावार संभव है, क्या इसके लिए औपचारिकताएं होनी चाहिए, कांट छांट के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में भाग लेने के लिए कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित है डॉक्टर MS मनकोटिया जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर MS मनकोटिया जी क्षेत्रीय अनुसंधान बागवानी केंद्र मशोबरा में कार्यरत है, सह निदेशक के पद पर यह वहाँ पर आसीन है। और आज हम इस विषय पर इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। और हम चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और दूरभाष नंबरों पर आप संपर्क करके सीधे विशेषज्ञ महोदय के साथ जुड़ सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो आज हमारा विषय है उस पर आप अवश्य हमारे कार्यक्रम में भाग लीजिए। आप हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो इन नंबरों पर आप हमारे विशेषज्ञ महोदय से बातचीत कर सकते हैं। और जो भी संशय, जिज्ञासा या प्रश्न आपके मन में है, आप डॉक्टर साहब से अवश्य जो है उसमें बातचीत करिए। और जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो डॉक्टर साहब से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है शीतोष्ण फलों की कांट छांट, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि हम अपने हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो शीतोष्ण फल आखिरकार है क्या, और ये कौन कौन से होते हैं, और हमारे प्रदेश में इनकी पैदावार कहाँ कहाँ संभव है। शीतोष्ण फल उन फलों को कहते हैं जिनके पौधों में सर्दियों में आने से पहले पत्ते झड़ जाते हैं तथा दोबारा से पत्ते, जैसे सर्दियाँ खत्म होती हैं, जैसे गर्माश बढ़ती है जलवायु में, उस समय उनकी दोबारा से पत्तियाँ आती हैं और फलन होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो पत्तियाँ सर्दियों में ये पत्ते जो फल हैं ये डोरमेंट हो जाते हैं और दोबारा उसको एक्टिव होने के लिए उसको ठंड की ज़रूरत होती है जी। तो इसमें अनेक शीतोष्ण फल हैं जो कि हमारे प्रदेश में होते हैं और हर एक पौधे की ज़रूरतें जो ठंड की हैं वो अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पे जो हम जैसे आड़ू है, ये भी एक शीतोष्ण फल है, उसकी जो ज़रूरत है ठंड की, सर्दियों की, वो कम है तुलना की जाए उसकी सेब या अखरोट या नाशपाती से। तो ये जो हमारा जो क्षेत्र है लगभग 900 मीटर की समुद्र की तह से जो ऊपर एरिया है और लगभग 2700 मीटर की ऊपर तक जो एरिया हमारा जाता है, ऐसे इलाकों में इन फलों का हम खेती कर सकते हैं। जो हमारी जिनकी अब मैंने जैसे आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि हमारे प्रदेश की जोग्राफिकल कंडीशन यदि देखी जाए, भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न है। कहीं बहुत हाई एल्टीट्यूड है, जैसा कि आपने कहा 2700 मीटर तक या 900 मीटर से अबव जो है वहाँ पर इस एल्टीट्यूड में इसका जो है पैदावार संभव है। तो जो हमारे मिड हिल्स है, जो हमारे मैदानी क्षेत्र है या जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है, क्या वहाँ पर इसकी फसल संभव नहीं है? देखो, मैंने जैसे पहले बताया, लगभग इनकी सफल बागवानी जो है शीतोष्ण फलों की, वो लगभग 900 से 1500 मीटर में जो इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है, वो फल हो सकते हैं। जैसे हमारे गुठलीदार फल हैं जिसमें कि आपकी एप्रिकॉट है, प्लम है, आड़ू है, ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा कामयाब होंगे जहाँ पे थोड़ी सर्दियाँ कम पड़ती हों तथा जो हमारा आगे का समय है जो कि जिसको हम कहते हैं मार्च से ग्रोइंग पीरियड है अक्टूबर तक, वो थोड़ा गर्म रहता हो। ऐसी परिस्थितियों में जो फल का विकास अधिक होता है और उसमें सफलता मिलती है। जहाँ पे हम अधिक चिलिंग वाले पौधे लगाना चाहते हैं, जैसे सेब है, नाशपाती की भी कुछ किस्में जो कि हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, चेरी है, अखरोट है, ये हम थोड़े अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगा सकते हैं। लगभग आप कह सकते हैं 1500 से 2400 मीटर की ऊंचाई तक। तथा हम ये जो हमारे शीतोष्ण फल हैं जैसे सेब, नाशपाती, ये 2700 मीटर की ऊंचाई तक भी हो सकता है। जैसे कि जो क्षेत्र हमारा किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में है, उस क्षेत्र में खासकर जो ये किस्म जो फसल सेब है, नाशपाती है, ये वहाँ पे भी कामयाब हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही, चिलिंग की जो पैरामीटर्स है इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि हम तापमान की बात करें या चिलिंग आवर्स की बात करें तो ये किस पैमाने पर होना चाहिए, इस पर थोड़ा बताएं।
चिलिंग जो हम कहते हैं चिलिंग आवर्स, ये लगभग हम तापमान वो लेते हैं जो 0 से 7.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान होता है उसको हम आमतौर पे चिलिंग आवर्स मानते हैं। ये सर्दियों में पौधे को प्राप्त होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा ठंड है यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 से नीचे में, उसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट के लिए उसका महत्व नहीं होता। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कुछ हमारे शीतोष्ण फल में ऐसी फल हैं जिनकी इनकी ज़रूरत कम है। उदाहरण के तौर पर जैसे आड़ू है, कीवी है, इनकी ज़रूरत 500 घंटे से कम होती है चिलिंग आवर, यानी कि कितना समय तक सर्दियों में इस तापमान पे पौधा रहता है। तो जो सेब है उसकी लगभग 900 रिक्वायरमेंट है, 900 चिलिंग आवर्स है। तो ये इसका मतलब ये ठंडे इलाके में कामयाब होगा। जहाँ पे ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी, चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होंगे, कह सकते हैं कि चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो आगे जो मार्च अप्रैल में इतनी अच्छी पत्तियाँ नहीं खिल पाएंगी, फूल अच्छी तरह नहीं आएगा और पैदावार में इसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा इलाका है उसके हिसाब से ही हम पौधे लगाएं। सेब में भी अनेक प्रकार की किस्में उपलब्ध हैं जिनकी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पर कि कुछ हाई चिल रिक्वायरमेंट वाली हम किस्में हैं हमारे पास, और कुछ बहुत सी लो चिल रिक्वायरमेंट वाली भी किस्में हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा पिछले दिनों में हमारे प्रदेश में कुछ ऐसी किस्में उगाई गई हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम है। जैसे अन्ना है एक किस्म जो कि हमीरपुर या बिलासपुर में भी कामयाब हो रही है। लेकिन वही अगर हम जो हाइट में हमारी किस्में हो रही हैं, जैसे डिलीशियस किस्में हमारी मुख्य किस्में हमारे प्रदेश की, अगर हम वो बिलासपुर या हमीरपुर में लगाएंगे तो वो कामयाब नहीं होंगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी किस्मों की, वो उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। तो हमें इलाके के हिसाब से ही उनका चुनाव करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें शीतोष्ण फलों को लेकर हमारे जो आज चर्चा हो रही है, इसमें यदि हम सबसे पहले सेब को ले, क्योंकि सेब एक मुख्य हमारी बागवानी का यहाँ पर आधार है, तो यदि सेब की बात करते हैं तो हमारा किसान बागवान यदि एक नया बगीचा लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो हम सेब की बात करते हैं, सेब की बागवानी के लिए किन विभिन्न पहलुओं पर हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे मुख्य जो पहलू आता है हमारा, वो आती है वहाँ की जलवायु। जो जिस इलाके में आप पैदावार करना चाहते हैं सेब की, वहाँ की जलवायु कैसी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक सेब के पौधे को ठंड की ज़रूरत होती है, सर्दियों में लगभग उस 900 घंटे चाहिए। तो उस हिसाब से उस इलाके में जब हम चुनाव कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूरत पूरी हो जाना चाहिए। दूसरी बात जो आती है मौसम के हिसाब से बाद में, वो आती है किस्म का चुनाव। डॉक्टर साहब, चर्चा को जारी रखेंगे। एक फ़ोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना परिचय दीजिए और फिर डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, आप क्या डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे? नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार कर रहे हैं। जी जी जानना चाहता हूँ जी। देखिए, आपका प्रश्न हम तक स्पष्ट रूप में नहीं पहुंच पाया है। हम आपसे निवेदन करेंगे, एक तो अपने जो आपका टीवी है उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए और थोड़ा सा ऊंचे स्वर में अपने प्रश्न को दोबारा दोहराइए ताकि डॉक्टर साहब तक आपकी आवाज पहुंच सके। हमें आपका प्रश्न नहीं पहुंच पा रहा है। अब ये कहीं बीच में किसी कारणवश जो है आपका प्रश्न हम नहीं सुन पा रहे स्पष्ट रूप से। आप अपने प्रश्न को दोबारा दोहराइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, पपीते से रिलेटेड प्रश्न है कोई, अब लेकिन बात हम तक स्पष्ट नहीं क्लियर नहीं आ रही कुछ भी बात। देखिए, आप पपीते से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन क्या पूछना चाह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे। देखिए, हम क्षमा चाहेंगे, हम आपका प्रश्न नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे तक जो आपकी आवाज स्पष्ट रूप में नहीं पहुंच रहे। शायद ये पूछना चाहते हैं। नहीं, देखिए, क्षमा चाहेंगे। एक तो हम आपके धन्यवादी हैं क्योंकि आप हमारे सबसे जागरूक दर्शक हैं। हर कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आपका प्रश्न नहीं पहुंच पा रहा। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, मैं अभी कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से जो है इनका दूरभाष नंबर अवश्य लूंगा और मैं चाहूंगा कि आप कार्यक्रम के बाद दूरभाष पर डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए और जो भी प्रश्न और जिज्ञासा आपके मन में आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो इनको दे दीजिए ताकि ये कार्यक्रम के बाद जो है आप अपना प्रश्न पूछ सकें और जो भी इनकी जिज्ञासा दूर हो सके। अच्छा जी, मेरा मोबाइल नंबर है जी 9418110371। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः इसकी जो है रिपीट का पुनरावृत्ति कर दीजिए। 9418110371।
तो आपने इनका जो है डॉक्टर साहब का दूरभाष नंबर अवश्य नोट कर लिया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप कार्यक्रम के जो बाद जो है इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात हो रही थी कि एक नया बगीचा लगाने के लिए बागवान क्या करे। जैसे मैंने पहले जिक्र मौसम का जिक्र किया मैंने, उसके बाद जो दूसरा पहलू आता है वो आता है हमारा किस्म का जी, क्योंकि किस्म का चुनाव, एक सही किस्म का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र के हिसाब से किया जाता है। जैसे हमारे सेब का उदाहरण आप बता रहे थे कि सेब में भी अनेक प्रकार की किस्में उपलब्ध है हमारे प्रदेश में। तो हमारी जो मुख्य किस्म है प्रदेश में वो है डिलीशियस किस्म, जिसको कि हम जिसका लाल रंग होता है और लंबूतरा फल बनता है। तो इसमें भी सेब की जो ये डिलीशियस किस्में, ये भी दो प्रकार की किस्में होती हैं। इसमें भी विभिन्न किस्में, इसमें दो प्रकार की किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड किस्में, जो कि आकार में काफ़ी बड़ी होती हैं, पौधा उनका काफ़ी बड़ा जाता है, और ख़ासकर ये किस्में उन क्षेत्रों में कामयाब हैं जहाँ पे अधिक बर्फबारी होती है, ठंडा इलाका है। लेकिन सेब की पैदावार थोड़े गर्म इलाके में भी हो जाती है, जैसे कि थोड़े नीचे वाले लेके यहाँ कोटखाई का एरिया समझें आप, नीचे लो हाई एलिवेशन में है, जहाँ की फल जो पौधा है सेब का, उसमें वनस्पति वृद्धि अधिक है, फलन कम आता है ऐसी परिस्थितियों में। तो वैसी परिस्थितियों में हमें ऐसी किस्मों की चुनाव करने की ज़रूरत है जिसमें बीमे बनने की क्षमता अधिक हो। तो इसमें इस प्रकार की किस्मों को हम स्पर टाइप किस्में कहते हैं, और ये किसान बागवान अब काफ़ी जागरूक हैं और ये किस्मों का अपने बगीचों में लगा रहे हैं, खासकर वो गर्म इलाके में जहाँ पे उनका बीमा कम बनता है या रंग की एक समस्या मुख्य होती है हमारी से पैदावार में, वो समस्या से भी वो उसमें कमी आती है और वो उसमें सफल बागवानी कर रहे हैं, कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब जो हमारे आज के कार्यक्रम का मूल विषय है कांट छांट, लेकिन उसको हम बाद में लेते हैं। एक फ़ोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पाया डॉक्टर साहब। तो अब मूल विषय की ओर हम रुख करते हैं। बात जो हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है, वो है, मुख्य विषय है कांट छांट को लेकर के। तो मैं सबसे पहले, वैसे तो हम सेब के संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं कि क्या कांट छांट सभी शीतोष्ण फलों में एक समान है, और यदि इसमें विभिन्नता है तो क्या है, और फिर सेब के विषय में बताइए कि कांट छांट की क्या मुख्य भूमिका रहती है। कांट छांट एक कैनोपी मैनेजमेंट का एक भाग है, क्योंकि कैनोपी मैनेजमेंट का क्या मतलब ये हुआ कि एक पौधे को के आकार को बनाना, यानी कि सिधाई, और बाद में उसमें जो वनस्पति वृद्धि है और फलन है उसमें संतुलन लाना, क्योंकि ये अच्छी सफल बागवानी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले जो पौधा हम लगाते हैं तो उसकी जो सिधाई है तथा उसकी कांट छांट है वो निर्भर करती है कौन सा किस्म कौन सी हमने फसल लगाई है। उदाहरण के तौर पे दो विपरीत जो फल हैं उनकी बात करता हूँ। एक तो हमारा सेब हो गया, दूसरा आड़ू हो गया। सेब में जो हमारा ग्रोथ है और क्या कह सकते हैं जो फ्रूटिंग हैबिट है उसकी, वो बिल्कुल विभिन्न है हमारी आड़ू की तुलना में। तो जो हमारी सिधाई और कांट छांट है आड़ू में विभिन्न है, सेब में विभिन्न है, क्योंकि जो हमारा आड़ू है उसमें जो हमारा फल है वो 1 साल पुरानी टहनी में लगता है, लेकिन जो हमारा सेब है ये लगता है हमारा स्पर पे, जो कि 3 साल पुरानी वुड पे लगता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम तय करते हैं कि इसकी सिधाई किस प्रकार से की जाए और इसमें बाद में कांट छांट किस ढंग से की जाए। जी डॉक्टर साहब, एक बात आती है कि इसकी प्रक्रिया क्या रहती है कांट छांट की? जिस प्रकार पहले तो हमारा उद्देश्य, जैसे हम पौधा लगाते हैं उसके तुरंत बाद ही हमारी सिधाई की कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले साल हमने पौधा लगाया, हमारा उद्देश्य हो जाता है कि जब फल पौधा पूरी तरह विकसित हो जाए तो उस समय जो सूरज का प्रकाश है वो पौधे के अंदर तक जा सके तथा पौधा इतना मजबूत बने जिसमें जब उसमें फल लगे तो उसको सहने की क्षमता भी रहे। तो 2 उद्देश्य से हम सिधाई और कांट छांट करते हैं कि इसमें एक तो धूप और हवा का जो भाव है वो अंदर तक जाए तथा उसमें फूल इतना जो पौधा है इतना मौजूद बने जिससे कि उसमें फल लगने की जो क्षमता है उसको सह सके। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बात करी सिधाई को लेकर के, तो यदि हम बात करें सिधाई और कांट छांट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो इनकी महत्ता क्या है? देखिए, सिधाई की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसका उद्देश्य, सिधाई और कांट छांट लगभग एक जैसी ही रहते हैं, सिर्फ हमारा फर्क है उद्देश्य का। जब हमारा उद्देश्य है कि एक पौधे का फ्रेमवर्क बनाना या ढांचा बनाना है तो हम उसको सिधाई कहते हैं या ट्रेनिंग कहते हैं पौधे की। तो उसमें जो प्रूनिंग है एक भाग है ट्रेनिंग का, कि उसमें हम किसी पौधे के भाग को काटें
तो उसको हम प्रूनिंग कहते हैं। सिधाई में हम पौधे को दूसरे टेक्निक के द्वारा भी पौधे को दिशा दे सकते हैं, जैसे कि हम पौधे को झुकाएं, उससे भी हम एक पौधे को दिशा दे सकते हैं। कुछ हम पौधे की नॉचिंग करें या कट मार के एक थोड़ा सा बड को निकाल दें, तो उसको से भी हम एक पौधे की बढ़ोतरी को दिशा दे सकते हैं। तो प्रूनिंग जो है ये एक ट्रेनिंग का भाग है, और प्रूनिंग से हम एक संतुलन बनाते हैं वनस्पति वृद्धि और क्या नाम फलन विधि। जी डॉक्टर साहब, आपने बात करी वनस्पति विधि और फलन विधि, इनमें एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सामंजस्य बनाने के लिए किसान बागवान क्या करें? इसके लिए देखो, जो हमारे जो प्रूनिंग कट्स होते हैं, ये 4 प्रकार के प्रूनिंग कट्स आमतौर पे हम किसान भाई देते हैं। एक तो कट होता है जिसको हम कहते हैं हेडिंग बैक, यानी कि नई शूट को कुछ भाग को काटना। ऐसी टेक्निक करने से क्या होता है कि फल में आमतौर पे बढ़ोतरी होती है, वनस्पति वृद्धि बढ़ती है। आमतौर पर ये टेक्निक हम अपनाते हैं जब पौधा फलन में नहीं आ जाता, हमने ढांचा तैयार करना होता है, तो आमतौर पर जो गहराई है इस टेक्निक की वो अधिक होती है। जैसा पौधा बड़ा होता रहता है और फलन की तरफ हम पौधे को लाना चाहते हैं, तो इसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि डेप्थ है हेडिंग बैक की, वो घट जाती है, जिससे कि पौधा तब्दील हो जाए फलन में। दूसरी जो विधि है प्रूनिंग की वो होती है थिनिंग आउट, यानी कि एक टहनी को जहाँ से वो निकली है वहीं से निकाल देना उसको। इस विधि के द्वारा पौधे की ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट होती है और पौधा जो है वनस्पति वृद्धि के कन्वर्ट हो जाता है फ्रूटिंग की तरफ। ये आमतौर पे हम जब एक पौधे को वनस्पति विधि से बदलना चाहते हैं फलन की तरफ, तो ये विधि को हम ज़्यादा अपनाते हैं। दूसरी तीसरी एक विधि में भी हम अपनाते हैं जिसको कि हम बेंच कट कहते हैं। बेंच कट का मतलब हुआ कि जैसे हमने एक सीधी शाखा जारी हुआ, उसको आमतौर पे जो हम शाखाएं बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एक पौधे का जो सिधाई जब हम करते हैं तो एक लीडर होता है, उसमें एक मेन लीडर कहते हैं, और लीडर के ऊपर हम विभिन्न शाखाएं बनाते हैं जिसको हम प्राइमरी स्कैफोल्ड कहते हैं। जो हमारी प्राइमरी स्कैफोल्ड लीडर के ऊपर बन रही हैं, उनकी जो दिशा है वो यू की तरफ होना चाहिए, ना कि वी की तरफ होना चाहिए। कभी कभी होता है हम गलती शुरू में कर जाते हैं और उसकी जो टहनियों की शाखा है वो वी की तरफ हो जाती है, यानी कि मुख्य लीडर है उसके पैरेलल ही वो एक शाखा चलने लग पड़ती है। ऐसी शाखा को हमने बाहर को तरफ कैसे लेना, उसके लिए कभी कभी हमें बेंच कर दिया जाता है। तो ये इस जो भी शाखाएं हम विकसित कर रहे हैं तने के ऊपर, खासकर सेब की बात कर रहा हूँ, तो सेब में हमेशा हम यू शेप में तने शाखाएं को विकसित करें। ऐसी शाखाएं एक तो मजबूत होती हैं और तथा उसमें जब वजन पड़ता है जब फलन का, तो टूटने की संभावना बहुत कम होती है वनस्पति जो शाखाएं हमारी वी शेप में। तो आपके कहने का मतलब है कि जो ये बातें आपने बताई इसका किसान बागवानों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम, हाँ जी बिल्कुल, जब भी हम ढांचा बना रहे हैं किसी पौधे का तो उसमें इसका विशेष ध्यान रखें। तो डॉक्टर मनकोटिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है।